बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज 25 जुलाई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे। चेयरमैन नैब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया गया है और वो बड़ा ही डिटेल जवाब है और उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हकीकत पर मबनी हैं और चेयरमैन नैब के साथ हम भी इख्तलाफ करते हैं, आप भी इख्तलाफ करते हैं, लेकिन जो सवालात उठाए गए हैं और जिस तरीके से उसने अपना केस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है वो बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं, बड़े वैलिड ऑब्जेक्शंस हैं जो उन्होंने अदालतों के ऊपर और अदालती निज़ाम के ऊपर खड़े किए हैं और सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि आप भी हमारी हेल्प करें। और ये जो लोअर कोर्ट्स हैं जिस तरीके से वो मुल्ज़िमों को रिलीफ देती हैं और स्पेशली सियासतदानों को, और जब इनकी दरख्वास्त ज़मानतें हों या इनके केसेस हों उनके अंदर सियासतदान का वर्ड यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जब हम बैरून मुल्क कार्रवाई के लिए जाते हैं तो वो हमसे ये सवाल करते हैं कि आप पॉलिटिकल लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। जब पॉलिटिकल वर्ड आ जाता है तो उसके बाद हम उन लोगों के ख़िलाफ़ बैरून मुल्क भी कार्रवाई नहीं कर सकते। अब ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली वो जो 120 नई अदालतों का केस है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 1 माह का टाइम दिया गया है वजारत कानून को, और ये कहा गया है कि 120 नई अदालतें कायम की जाएँ, उनका जो बजट है वो कायम किया जाए, जजेस अपॉइंट किए जाएँ, कमरा अदालत बनाया जाए, वहाँ पर अमला तैनात किया जाए और इन मैटर्स को 30 दिन के अंदर अंदर जो रेफरेंसेस हैं उनको हर हाल में डिसाइड किया जाए। अब बतौर कानून के तालिब इल्म मैंने ये देखा है आसिफ सईद खोसा साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था जो मॉडल कोर्ट्स के नाम से जो मर्डर केसेस थे उनके लिए उन्होंने मॉडल कोर्ट्स बनवाई थी और उनमें अच्छा रिज़ल्ट आया था, लेकिन 3 माह का टाइम था कि 3 माह के अंदर अंदर डिसाइड करना है और 3 माह रीज़नेबल टाइम है कि 3 माह में किसी भी केस को फाइनली डिसाइड किया जा सकता है। तो 1 माह की बजाय अगर 3 माह का टाइम दिया जाए अदालतों को और इस तरीके की कोई अमेंडमेंट आ जाए तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा और इस तरीके से बहुत ज़्यादा जल्दबाजी से भी मसाइल बढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा डिले से भी मसाइल बढ़ते हैं। अब चेयरमैन जो नैब हैं उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया उसके कंटेंट्स कुछ मैं आपके सामने रख देता हूं और हम हर जो उसका पैरा होगा उसके ऊपर फिर हम साथ थोड़ा सा अपना एनालिसिस भी देता हूँगा कानूनी। जवेद इकबाल ने कहा कि जी 50-50 गवाहों को बतौर गवाह पेश करना हमारी मजबूरी होती है और उसकी वजह यह है कि जब भी कोई केस होता है उसमें जो एग्रीव्ड लोग होते हैं उनको बतौर गवाह रखा जाता है और नैब का कानून उसका अपना प्रोसीजर नहीं है, प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC का प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है और CRPC ये कहती है कि हर वो शख्स जो एग्रीव्ड है उसको बतौर गवाह अदालत में पेश किया जाए। जब हमारे पास आते हैं तो पब्लिक एट लार्ज आती है, जैसे कोई सोसाइटी का केस है या किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो वो कोई एक शख्स के साथ फ्रॉड नहीं हुआ, वो 500 लोगों के ख़िलाफ़ हुआ है, 400 लोगों के ख़िलाफ़ हुआ है। तो जहाँ 400-500 लोग एग्रीव्ड होंगे तो उनमें से 25-30 लोग तो हमें हर हाल में अदालत में बतौर गवाह पेश करने पड़ेंगे, तब भी हम CRPC के तहत वो अपना जो केस है उसको प्रूव कर सकेंगे। तो ये हमारी मजबूरी है 50-50 गवाहों को पेश करना, क्योंकि हमारा अपना कोई प्रोसीजर नहीं है और CRPC के तहत हमने चलना है। तो CRPC की ये रिक्वायरमेंट है और ये उसका वैलिड सवाल है और ये ज़रूरत है कि पार्लियामेंट नैब का जहाँ कानून है वहीं पे नैब के लिए प्रोसीजर भी बनाया जाए। और अगर CRPC में जर्नल जो हमारे क्रिमिनल मैटर्स हैं वो फिर 5-5 साल 6-6 साल चलते रहते हैं, अगर नैब में आप उनसे रिज़ल्ट चाहते हैं कि 1 माह में या 3 माह में, तो उनको नया प्रोसीजर तो दें, उनको नैब के कानून के लिए अलग से प्रोसीजर दें जिसमें उनके पास अख्तियारात हों, जहाँ वो डे टू डे हेयरिंग कर सकें, जहाँ पे इस तरीके की दरख्वास्तों को वो सुने नहीं, जहाँ पर वो इस तरीके की जो फ्रीवुलस एप्लीकेशन है उनको जो प्रिलिमिनरी रिजेक्ट करते जाएँ। हमारा कानून CRPC तो ये कहता है कि जब कोई दरख्वास्त आई है आपने दूसरी पार्टी से जवाब तलब करना है, जवाब आएगा फिर बहस होगी। तो इस तरीके से फिर मामले बढ़ते जाते हैं और नैब के लिए फिर पॉसिबल नहीं होता कि उन मामलात को देखे। हमने उजागर करना है कि नैब के कवानीन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और पार्लियामेंट की क्या ज़िम्मेदारी बनती है और क्या जो लोग ये कह रहे हैं कि नैब को ख़त्म कर दो उनकी अपनी क्या ज़िम्मेदारी है और वो किस तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी से पहलू तय कर रहे हैं और उससे छुप रहे हैं। तो ये एक अहम सवाल उठाया गया है। साथ जो मौजूदा एहतसाब अदालतों के हवाले से चेयरमैन नैब ने कहा है कि मुकदमात का बोझ उठाने के
लिए नाकाफ़ी हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने 120 नई अदालतों का क़याम अमल में लाने के लिए कहा है, ये बहुत ज़रूरी है। और वक्तन फ़वक्तन अदालतों में इजाफ़ा होता रहे, तब जाकर ये मसाइल हल होंगे, वैसे ये मसाइल हल नहीं हो सकते। चेयरमैन नैब ने कहा कि हमने कई दफ़ा हुकूमत से भी बात की है, लेकिन हुकूमत भी हमारा बोझ उठाने को तैयार नहीं है। और चेयरमैन नैब, आपका बोझ कौन उठाएगा? आपका बोझ आपको खुद उठाना पड़ेगा, और जिसके लिए ज़रूरी है कि आप रिकवरीज़ करें, और रिकवरीज़ करके कुछ हुकूमत को भी दें। आप बजट लेते हैं, खर्चे करते हैं, लेकिन आपको काम नहीं करते। तो खैर उन्होंने सवाल उठाया है कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें बजट दिया जाए, और बजट में रहकर हम अपने मामलात को देखें। एक बड़ा अहम सवाल उन्होंने जो इसमें उठाया है वो ये है कि जब हम किसी के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू करते हैं, हमारा नैब का कानून हमें इजाज़त देता है कि आप उसको गिरफ़्तार कर सकते हैं अगर वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, या वो आपके साथ मामलात को बेहतर तरीके से डील नहीं कर रहा, और वो आप बुलाते हैं वो आता नहीं है, वो आपके साथ आपको एविडेंस नहीं दे रहा, आपको डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा, तो कानून हमें इजाज़त देता है हम गिरफ़्तार कर लें। हम क्या करें? हम जब एक बंदे को हम बुलाते हैं वो आता नहीं है, हम गिरफ़्तार करने जाते हैं, वो जाकर अबूरी ज़मानत ले लेता है, और वो अबूरी ज़मानत 6-6 माह चलती हैं। वहाँ नैब क्या करे? वहाँ नैब किस को जाकर पकड़े? तो हमारे लिए ये बड़ा मसला है, और ये वैलिड क्वेश्चन है। और शहबाज शरीफ के आप रीसेंट एग्जांपल आप देख लें, कब उनको मार्च में ज़मानत मिली थी, और आज तक वो इस ज़मानत का रिलीफ लेकर इंजॉय कर रहे हैं, और कोई उनको पूछने वाला नहीं। साथ एक और अहम सवाल उठाया गया चेयरमैन नैब की तरफ से कि ये जो स्टे ऑर्डर्स दिए जाते हैं, आप कहते हैं रिकवरीज़ करें। हम रिकवरीज़ के लिए, जब मुलज़िम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा होता, हम उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर देते हैं, फ्रीज़ कर देते हैं। जब फ्रीज़ करते हैं तो उसके बाद वो फ्रीजिंग ऑर्डर को चैलेंज करता है, जो हमारा फ्रीजिंग ऑर्डर होता है वो सस्पेंड हो जाता है, और वो 6-6 महीने, 1-1 साल वो स्टे के ऊपर बैठे रहते हैं, और वो एक अदालत से दूसरी अदालत, तीसरी अदालत में स्टे ले लेते हैं, और फिर हमारे पास कोई चारा नहीं बचता कि हम किधर जाएं। उसकी मिसाल मैं आपको इसहाक डार की दे देता हूँ। इसहाक डार के 2 जगहों से स्टे मिला हुआ है, और वो स्टे मिला है मार्च में, और आज तक दोबारा केस फिक्स ही नहीं हुआ। तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है? क्या अदालतों की ज़िम्मेदारी नहीं है? ये अदालतों की ज़िम्मेदारी है, और हमारे ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस को इसके ऊपर भी हमारी ऑनरेबल अदालतों के लिए पॉलिसीज़ बनाना होंगी कि ये जो आप इस तरीके के केसेस में स्टे देकर उनको फ़ाइलों को फेंक देते हैं, क्या उसके ऊपर दोबारा कार्रवाई करना बनती है, नहीं बनती, या क्या जो नैब के कवानीन हैं उनको बतौर अर्जेंसी देखा जाना चाहिए या नहीं देखा जाना चाहिए? ये बड़ा वैलिड सवाल है, और इसके ऊपर भी चीफ़ जस्टिस साहब को देखना चाहिए। फिर आप देख लें, राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त ज़मानत है, उसको एक दफ़ा दरख्वास्त ज़मानत मिली थी मार्च के पहले हफ्ते में, उसके बाद से लेकर आज तक वो अबूरी ज़मानत फ़िक्स ही नहीं हुई, उसके ऊपर हेयरिंग ही नहीं हुई। जब उसके ऊपर हेयरिंग नहीं होगी और वो 4 माह से इंजॉय कर रहा है प्री अरेस्ट बेल को, ना वो नैब के सामने पेश होता है, ना नैब के सवालों का जवाब देता है, और वो सारे मामलात को देख रहा है, तो फिर कौन पूछेगा? वो कैसे नैब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा? इसके ऊपर भी हमारे ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस को देखना होगा। साथ मुतफ़रक दरख्वास्तों के हवाले से बात की गई है कि जो मुतफ़रक दरख्वास्तें आती हैं उसके ऊपर भी कोई पॉलिसी दी जाए कि हम उनको प्रिलिमिनरी रिजेक्ट कर दें, और उसी दिन सुनकर हम उनको डिसाइड कर दें। अगर हम उनको डिसाइड नहीं करेंगे तो वो इसी तरीके से लंबी होती रहेंगी, और हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। साथ सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि आपके ये जो मामलात हैं, ज़मानतें दी जाती हैं, और स्पेशली जो सियासतदानों को ज़मानतें दी जाती हैं, तो उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत के लिए कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स प्रिस्क्राइब किए हैं, उनके ऊपर जो छोटी अदालतें हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं, या जो हायर कोर्ट्स हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं, उनको एक पॉलिसी दी जाए कि ज़मानत देनी है तो उसके लिए कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए, और वो जो सुप्रीम कोर्ट का क्राइटेरिया है उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर हर बंदे को हमारी अदालतों से ज़मानतें मिल जानी है तो फिर किसका ट्रायल होगा, किसके ख़िलाफ़ हम केस चलाएंगे, और कैसे रिकवरीज होंगी, इसका कोई हल नहीं है। साथ ये कहा गया है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, जब इनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी होती है तो ये मुलज़िम होते हैं, और इनको बतौर मुलज़िम अदालतें अपने फ़ैसलों में लिखें। जब इनको बतौर पॉलिटिकल या पॉलिटिशियंस लिख देते हैं, तो उन ऑर्डर्स को हम जब अमल दरामद करवाने के लिए जाते हैं बैरून मुल्क, तो वो कहते हैं आप पॉलिटिकल लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, और पॉलिटिकल लोगों के ख़िलाफ़ वाली कार्रवाई के ऊपर वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते। साथ उनका ये कहना है कि कुछ मामला जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हैं, जहाँ पर वहाँ पर कुछ भगोड़े हैं, भागे हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई है, तो वो हमारा जो कानून है वो कमज़ोर है, और बैरून मुल्क की जो हुकूमतें हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती। हमारी अदालती निज़ाम और हमारी जो हुकूमती निज़ाम है वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से तारीख़ वो जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों के हरबे इस्तेमाल करते हैं, और जो यहाँ से भाग जाता है वो वापस नहीं आता, और उसके लिए फिर नैब के पास कोई और इख्तियार नहीं है।
तो इसके अलावा साथ चेयरमैन नैब ने कहा है कि जो रज़ाकराना वॉलंटरली रिकवरी देता है, जो पैसे देना चाहता है या प्ली बार्गेनिंग करना चाहता है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई हुई है। रज़ाकराना जो पैसे वापस करने को तैयार हो जाए, जो उसके खिलाफ एलिगेशन हो, तो वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है और उसकी बुनियाद पर रिकवरीज़ नहीं होती, और रिकवरीज़ नहीं होती तो पैसे नहीं आते जो हुकूमती ख़जाने में जमा करवाए जा सकें और जो नैब के मामलात हैं उनको पूरा किया जा सके। तो ये सारे के सारे जो मामलात हैं इनको डिस्कस किया गया है। मैं समझता हूँ चेयरमैन नैब ने, ये बड़ी डिटेल रिपोर्ट है, चेयरमैन नैब ने जो बातें की हैं वो बड़ी वैलिड हैं और चेयरमैन नैब से इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन जो हमारा अदालती निज़ाम है उसको बेहतर होना होगा। और नैब को और अदालती निज़ाम ये दो पिलर हैं इन करप्शन और करप्ट माफिया लोगों को सज़ा देने के लिए। और अगर दोनों अपना अपना किरदार अदा नहीं करेंगे और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं, वो जहाँ पर वो पॉइंट आउट करेंगे उनके मसाइल को जो कि नैब के हैं, वहीं पे उनको ज़रूरी होगा कि पॉइंट आउट किया जाए जो हमारे अदालती निज़ाम के अंदर खामियां हैं, ताकि दोनों मिलकर इस मसले से निकलें। और ये जो माफिया है जो बदमाशी करती है और जो कहती है कि नैब को फेंक दो, नैब को बंद कर दो, इनको फिर सांस लेने का मौका ना मिले और ये जो दरख्वास्तें देकर रिलीफ लेते रहते हैं, इनके लिए हमेशा के लिए रास्ते बंद हो जाएं। तो उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना किरदार अदा करेगी, रूल्स प्रिस्क्राइब करेगी, हमारी पार्लियामेंट इसके ऊपर किरदार अदा करेगी, नैब को नया प्रोसीजर देगी और फिर ये सारे मामलात बेहतरी की तरफ आएंगे। खाली तनकीद करने से मसले हल नहीं होंगे, ये ओरिजिनल इशूज़ हैं और इनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।